हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महासीरीज में। तो क्लास 8 था हिस्ट्री एनसीईआरटी के श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम अध्याय 8 देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना के बारे में पढ़ेंगे और इसको हम आज क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे। इसमें से देख सकते हैं कि डायरेक्ट कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले के अध्याय में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे, उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। ठीक है, ताकि जो यहाँ की जनता है, जो भारत की जनता है, ठीक है, उनको ये आधुनिक बनाए, जिससे ये ब्रिटेन का जो तैयार माल लेकर के आते थे, ब्रिटेन का तैयार माल लेकर के आते थे, तो यहाँ पर जब लोग मॉडर्न बनेंगे, आधुनिक बनेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका डिमांड करेंगे। ठीक है, डिमांड करेंगे, तो इनकी रणनीति ये थी। ठीक है, तो ये जो भी चीज़ें कर रहे थे भारत में, उनमें इनका खुद का हित था। इसके लिए कौन कौन से बदलाव लाए जाने थे। भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे। अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही। तो यहाँ से कुछ भी नहीं है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, इसको बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आते हैं, अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे। तो आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं, वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए, यानी कैसे विकसित हुआ 200 सालों में। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ भी कुछ भी नहीं है, इसे भी आप छोड़ सकते हैं। अब आता है प्राच्यवाद की परंपरा। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि ये क्या थे, इनका पेशा क्या था। तो ये जूनियर जज थे, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर कह रहा है कि कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखेंगे हमें एक शब्दावली दिया हुआ है भाषाविद। तो भाषाविद का मतलब क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है, उसी को कहते हैं हम भाषाविद। ठीक है, तो भाषाविद की एक नॉर्मल सी परिभाषा है, इसे एक बार आप याद कर लेंगे। आगे कह रहा है कि कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उनकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विद्वानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। मतलब देख सकते हैं हम कि घबराते नहीं थे। जैसे आजकल क्या होता है कि जब बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो घबरा जाते हैं कि क्या पढ़े क्या छोड़े, और यहाँ पर देख रहे हैं आप कितना मतलब
एक तरीके से कह सकते हैं कि इनको इंटरेस्ट आ रहा था इन सारी चीज़ों को करने में। तो आप भी अपने पढ़ाई को लेकर के इंटरेस्टेड होइए, देखिए बहुत अच्छा लगेगा और हर एक सब्जेक्ट आपका बहुत ही ईजी तरीके से कंप्लीट होता हुआ चला जाएगा। उसको वजन लेकर के मत पढ़िए, ठीक है, बिल्कुल हल्के मन से अच्छे से पढ़िए, ठीक है। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियां रखते थे। देखिए आ गई ना दिलचस्पी की बात। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया, ठीक है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया था? तो वो किया था विलियम जोन्स ने। और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। तो अब ये जो क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, तो ये जो क्वेश्चन है ना वो 2021 के यूपी पीसीएस एग्ज़ाम में पूछा गया है। आप पेपर उठा करके देख सकते हैं। हिस्ट्री में पहला क्वेश्चन आपको यही मिलेगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको यही मिलेगा, यही पूछा गया है। और वहाँ पर नाम दिया था जोनाथन डंकन भी दिया था, लेकिन इन्होंने संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। तो ध्यान रखेंगे आप, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? वहाँ पर बस इतना पूछा था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वो किया था विलियम जोन्स ने, ठीक है। और सेकंड आपसे जो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि विलियम जोन्स द्वारा, अगर यहाँ पर हम लिखें इसको यहाँ पर, तो क्वेश्चन आपका बन सकता है कि विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना या कह सकते गठन, सोसाइटी का गठन कहाँ किया गया था, ठीक है। तो कहते हैं ना कि जब एक क्वेश्चन पूछे तो उस क्वेश्चन के अंदर तक आप चले जाइए कि और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या क्या आयोग पूछ सकता है, ठीक है। पहला आपका दे देगा कलकत्ता, फिर आपका दे देगा मद्रास, फिर आपका दे देगा बंगाल और फिर आपका दे देगा बम्बई। इस टाइम पे बम्बई कहते थे, ठीक है, बम्बई। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, बंगाल, ठीक है। यहाँ पर A, B, C और D कर लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका बंगाल। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और दूसरा क्वेश्चन आपसे फिर ऐसे ही बन जाएगा कि विलियम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन करने वाले विलियम जोन्स का पेशा था, ठीक है। यहाँ पर कर देगा आपका ब्रिटिश सेनापति, कुछ भी बना सकता है भाई, ठीक है, ब्रिटिश सेनापति। या आपका कर देगा यहाँ पर वो ये तो हो गया आपका गवर्नर। फिर आपका कर देगा यहाँ पर ए भी होगा ना, ABC। यहाँ पर कर देगा व्यापारी और D कर देगा आपका यहाँ पर पेशा। मैं आपको पहले ही बताएं, जूनियर जज थे ना, ये देखिए जूनियर जज, पेशा कर देगा आपका जूनियर जज। आंसर होगा आपका D, इनका पेशा क्या था? ये जूनियर जज थे। तो इस तरीके से यहाँ से आपके 3 क्वेश्चंस तैयार हो गए, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। पहला तो यही कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। कहाँ पे की थी? तो बंगाल में की थी। और इनका पेशा क्या था? तो ये जूनियर जज थे। तो ये 3 क्वेश्चन आपके
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फिर बन सकता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे नोट डाउन करते हुए। अब अगर हम आए यहाँ पर कि नोट्स कैसे बनाएं, तो इसका भी साइड में कर देते हैं। अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा हुआ है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। तो आप देखिए, ये हैं सर विलियम जोन्स। ये देखिए कब कब 1999 में पूछा है, 6 में पूछा है, 3 में पूछा है, 4 में पूछा है, 2021 में पूछा है, और इससे पहले भी ना जाने कितनी बार पूछा होगा। तो इसी से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस है। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी कुछ भी नहीं है, ये भी आप छोड़ सकते हैं। और अगर आपको नोट्स बनाने की मैं बात करूँ तो इन पैराग्राफ में से आपको क्या नोट करना है, तो यहाँ से आपको करना है, जैसे ये है, तो यहाँ से आपको करना है एशियाटिक सोसाइटी। ठीक है, गठन सीधा लिख देना है कौन, तो विलियम जोन्स, बंगाल। ठीक है, और ये क्या थे, जूनियर जज थे। बस ये आपका इतने में से ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद से जो आपका निकल के आ रहा है वो यही आ रहा है कि आपको जो नोट डाउन करने, बस ये, यानी पूरे चीज़ को अगर आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो मुश्किल से आपका एक पेज में पूरे नोट्स आ जाएंगे। और यही इंपॉर्टेंट होता है। यहीं से क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट है कि नहीं है, ये डायरेक्ट यहाँ से उठा करके क्वेश्चन पूछा हुआ कि नहीं पूछा हुआ एनसीईआरटी से। ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन को पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिमी दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उनका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है, और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। ठीक है, तो बस ये एक कहानी सी है, यहाँ पर आपको बस पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ आपको रीड करके बस निकल जाना है। बाकी यहाँ पर कुछ नोट्स करने वाली चीज़ नहीं है। नोट्स में आप यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप उसमें नोट डाउन करें अपने नोट्सों में। बस आपको इसका एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि वो यहाँ पर आकर के संस्कृत के प्रति संस्कृत क्यों सीखना चाहते थे। तो वही है, ये जो भारत का संस्कृति था उसको समझने के लिए ये संस्कृत को सीखना चाहते थे कि यहाँ के कानून क्या हैं, यहाँ के लोगों की परंपरा क्या है, यहाँ के लोगों का खान पान कैसा है। ठीक है, यहाँ के लोगों के द्वारा क्या त्यौहार मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम वही चीज़ें जो आपके रोज़मर्रा के जीवन में होती है। ठीक है, आगे है। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेज़ों को भारतीय संस्कृति सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे। तो यहाँ से भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो आप बस इसे भी रीड करके ही निकल जाइएगा दोनों को। ठीक है, छोड़िए इसको भी। आगे है, इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए।
इन अधिकारियों का ये भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वहीं पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले से ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते थे, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की भी उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको बस रीड करके निकल जाना है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में मदरसा खोला गया। ठीक है, कलकत्ता में मदरसा खोला गया। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। ठीक है, तो ये लोग चाहते थे कि ये तो संस्कृत का फिर से वो कर रहा है, इनकी परंपराओं को फिर से जीवित कर रहा है, ये तो लोगों को आधुनिक बनाने से रोक देंगे ये लोग, और ये लोग तो अपना फ़ायदा चाहते थे, तो इसलिए ये लोग आलोचक थे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चंस, तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये देखिए कलकत्ता में पहला मदरसा खोला गया था। तो ये देखिए आपका ये आंसर है डी, कलकत्ता सीधा। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आप यहाँ पर कि ये जो 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में मदरसा खोला गया, तो ये जो चीज़ है कि किस किस चीज़ को पढ़ाने के लिए यहाँ पर खोला गया, ठीक है, वो चीज़ें आपको ध्यान देनी है। नहीं तो इसमें क्या कर देगा, बीच में आपका संस्कृत कर देगा, संस्कृत कर देगा। ठीक है, और आप क्या करेंगे कि इस चीज़ को ध्यान देंगे नहीं, सही करके चले आएंगे, लेकिन इसमें संस्कृत है ही नहीं। क्या क्या चीज़ है ध्यान देंगे, आप सोचेंगे कि मदरसा है तो मदरसे में भला फ़ारसी क्यों पढ़ाएंगे, तो ध्यान देंगे फ़ारसी भी ये पढ़ा रहे हैं, अरबी, इस्लामिक कानून, ये दोनों तो समझ में आ रहा है, लेकिन ध्यान देंगे कि इसमें फ़ारसी भी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो यहाँ से अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ या नोट डाउन आपको कैसे करना है, इस तरीके की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, बताऊँ मैं आपको, तो सबसे पहले तो आपको यही लिखना है कि मदरसा अंग्रेज़ों द्वारा, या कह सकते भारत में, सीधा यही ले लीजिए, भारत में, ये आप पूरा ले लीजिए, भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया। छोड़िए यहाँ पर, इसको शॉर्ट में ही कर लेते हैं, भारत में अंग्रेजों द्वारा मदरसा स्थापित, यहाँ पर कर देंगे कलकत्ता। ठीक है, फिर डेट कर देंगे कि कब हुआ था, तो 1781 में। ठीक है, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, फारसी, अरबी और इस्लामिक कानून का अध्ययन। ठीक है, बस इतनी ही चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है अपने नोट्सों में। ठीक है, और अगर हम क्वेश्चन बनाए यहाँ पर, तो सीधा आपसे कर देगा कि कलकत्ता में मदरसे की स्थापना कब की गई, तो डेट ध्यान रखेंगे 1781। ठीक है, फिर कर देगा आपका कि कलकत्ते मदरसे में, ऐसे कर देगा, मदरसे में किसका अध्ययन करवाया जाता है, तो ध्यान देंगे किसका किसका है, फारसी, अरबी और इस्लामिक कानून। ठीक है, तो ये जो चारों चीज़ें हैं आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए।
और अगर ठीक यही चीज़ अगर हम यूपीएससी को लेकर के समझें कि यूपीएससी में किस तरीके के क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो यूपीएससी में क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लिखूँ मैं इसको, अच्छा यहाँ कर देती हूँ साइड में, थोड़ा सा कर देगा यहाँ पर। पहला कर देगा कलकत्ता में 1781 में मदरसे का गठन किया गया। ठीक है। दूसरा कर देगा आपका इसमें फारसी संस्कृत, ठीक है, फारसी संस्कृत अरबी और फिर आपका कर देगा इस्लामिक कानून का अध्ययन करवाया जाता था। ठीक है। सही कथन चुनिए। अब आपका क्या कर देगा, ए बना देगा केवल एक सही, दूसरा केवल 2, ठीक है, बी सी दोनों सही और डी बना देगा आपका कोई नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए, हाँ सही है कि कलकत्ता में 1781 में मदरसे का गठन किया गया था, लेकिन इसमें जो है संस्कृत को नहीं पढ़ाया जाता था। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा केवल एक सही है। और यही चीज़ अगर आपसे पूछ ले असत्य, तो अब आपका आंसर हो जाएगा बी केवल 2। ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। अब आगे देखते हैं। ये तो हो गया आपका। अच्छा, ये मदरसा दिया है। मदरसा सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्थान हो सकता है। ठीक है। तो बस कुछ नहीं, मोटी मोटा समझ लीजिएगा क्या है। अब यहाँ पर देखते हैं, वारेन हेस्टिंग्स का स्मारक रिचर्ड वेस्टमाकोट 1830 अब कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में। इसको छोड़िए। इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग्स की भव्य प्रतिमा है, जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे। इसके एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है। हेस्टिंग्स तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे, जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते और वर्नाकुलर का नाम देते थे। स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। हेस्टिंग्स ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए। तो अब यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, यहाँ पर है, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ते में मदरसे की स्थापना करवाई गई थी। तो मदरसे की स्थापना किसने करवाई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स ने करवाई थी। ठीक है। क्यों करवाई थी? तो प्राचीन रीति रिवाजों और यहाँ की ज्ञान संपदा को समझने के लिए। बस इतना ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपके 2 स्टेटमेंट बन रहे हैं, तो संभवतः यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ कलकत्ता मदरसे की स्थापना, या उसी पॉइंट में आप लिख दीजिए, सब एक ही जगह हो जाएगा। यहाँ पर है ना भारत में, ये तो हो गया आपका कलकत्ता मदरसा कलकत्ता में। तो इस मदरसे की स्थापना किसने करवाई थी? यहीं पर कर लीजिएगा, स्थापना वारेन हेस्टिंग के द्वारा ये स्थापना हेस्टिंग के द्वारा स्थापित। बस ये एक पॉइंट्स आपको यहाँ पर और ऐड कर लेने हैं। अब यहाँ पर जो 2 शब्द हमने पढ़ा, ये 3 शब्दावलियाँ हमने पढ़ा था। एक तो पढ़ा था हमने मुंशी, एक पढ़ा था प्राच्यवादी और एक पढ़ा था वर्नाकुलर।
तो अब इसका मतलब यहाँ पर समझ लेते हैं, दिया है। प्राच्यवादी का मतलब होता है एशिया की भाषा और संस्कृति का गहरा ज्ञान रखने वाले लोग। मुंशी, ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना जानता हो। ठीक है। वर्नाकुलर, यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता था। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोज़मर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासक की भाषा अंग्रेजी के बीच फ़र्क को चिह्नित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो कुछ नहीं है, वर्नाकुलर क्या है, तो स्थानीय और अंग्रेजी भाषा को चिन्हित करने के लिए ये लोग वर्नाकुलर यूज करते थे। बस इतना ही है, तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना नहीं पूछेगा, ये छोड़ दीजिए। ठीक है, सब छोड़ दीजिए, कुछ भी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं यहाँ पर पूरब की जघन्य गलतियाँ। इसमें दिया है कि 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था। इसीलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। फिर आगे है कि प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। यानी हमला करने वाले, इसका मतलब कि आलोचक। यहाँ आपका हो गया आलोचक। ठीक है, आलोचक। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। यानी जेम्स मिल का कहना था कि जो अंग्रेज हैं वो वहाँ की जो देसी जनता है, यानी भारत की जो जनता है, उनकी भावनाओं को और उनका दिल जीतने के लिए ये शिक्षा दे रहे हैं, जो कि नहीं देनी चाहिए। ठीक है, ये घोर आलोचक थे किसके, तो प्राच्यवादी शिक्षा को लेकर के। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसीलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम के किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली है। ठीक है, ये कहना था जेम्स मिल का कि उनकी भावनाओं को ध्यान में रख करके उनका दिल जीतने के लिए यहाँ का जो इनका जो भारतीय जो काव्य है, जो धार्मिक साहित्य है, उसको मत पढ़ाओ, बल्कि इन लोगों को वैज्ञानिक तकनीकी का शिक्षा दो। जैसा कि हमारे इधर के लोग इसको इसी के तहत काफ़ी आगे निकल गए हैं। ठीक है, तो वो कह रहे थे कि इनको सफल बनाओ, और सफल बनाने के लिए आप इनको धार्मिक या काव्य संबंधित शिक्षा मत दो, बल्कि किसकी शिक्षा दो, उनको शिक्षा दो विज्ञान का, तकनीकी का, ताकि वे नवाचार कर सके, सफल हो सके। ठीक है। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। थॉमस बेविंगटन मैकाले इन आलोचकों में से सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे, जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। मतलब कितनी बड़ी बात कह दिया ये भारत के बारे में। ठीक है, उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। यानी ये भी आलोचक था, ये भी बोल रहा था कि उनको काव्य धर्म मत पढ़ाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, भारतीय पर पैसे मत लगाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, उनका दिल मत जीतो, उनकी भावनाओं को ध्यान में मत रखो। ठीक है, इन लोगों का कहना ये था। तो यदि अब यहाँ से हम इसको देखो तो यहाँ से बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये जो जेम्स मिल था, जेम्स मिल, मैकाले, बस ये दो नाम याद रखना आप। ठीक है, मैकाले, ये प्राच्यवादी शिक्षा के आलोचक थे। बस इतना ही आपको लिखना है, बाकी आपको कुछ भी यहाँ से लिखना नहीं है, और बाकी चीज़ें हैं आपको कहानी की तरह याद होनी चाहिए। ठीक है, बस अब आगे आते हैं। गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकाले ने
अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर जोर दिया। ठीक है। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका जो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो ये है कि मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर ज़्यादा ही जोर दिया था। तो इसी से संबंधित आपके क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ तक पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। फिर आगे है कि मैकाले के मिन्ट्स यानी विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेज़ों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप शरर का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगीं। तो यहाँ से आप देखिए, एक तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, एक तो ये हो गया आपका सिखाने पर इसने जोर दिया था। और मैकाले के विवरण के आधार पर जो अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित हुआ था वो कब पारित हुआ था, एक तो ये हो गया। और कलकत्ता और बनारस ये जो कॉलेज थे ये प्राचार्य संस्थान थे, ये ध्यान रखेंगे। और इनके बारे में कहा गया अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिर, यानी किनके संदर्भ में ये कथन कहा गया था, तो बनारस संस्कृत और ये जो कलकत्ता मदरसा है इनके बारे में ये कहा गया था कि अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिर। यानी अंधकार के मंदिर की संज्ञा किनको दी गई थी, तो कलकत्ता मदरसे को और बनारस संस्कृत कॉलेज को। तो यहाँ से पहले हम क्वेश्चंस बना लेते हैं, या पहले एक काम करते हैं, इसको हम क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो यही है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी। तो यहाँ देखिए 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। ठीक है, तो ये देखिए सीधा क्वेश्चन आपका यहीं से उठा करके पूछा है। ये देखिए सीधा ले गया है ये क्वेश्चन, है ना। ये फिर अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड मैकाले संबंधित थे, तो अंग्रेजी शिक्षा से थे। ठीक है, क्योंकि यही अंग्रेजी शिक्षा पर ज़्यादा बल दे रहा है ना। तो ये देखिए ये क्वेश्चन दोनों डायरेक्ट यहाँ से उठाए गए हैं। अब ये जो क्वेश्चन है वो नीचे वाले पैराग्राफ में है। तो इसको एक बार हम क्या करते हैं कि नोट्स कैसे बनाना है, पहले हम इसको नोट्स के उसमें तौर पर इसको पहले नोट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन फॉर्म में इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो यही कर लेते हैं, यहाँ पर जो ये दिया हुआ है यहाँ पर कर लेंगे आप लॉर्ड मैकाले संबंध अंग्रेजी शिक्षा से। ठीक है, दूसरा आप करेंगे मैकाले के संस्मरण पत्र या विवरण। मैकाले के विवरण के आधार पर 1935 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित। ठीक है, और अगला इसमें आपको लिखना है अंधकार के मंदिर की संज्ञा, अंधकार के मंदिर की संज्ञा। ठीक है, बस नीचे लिख देंगे, एक तो बनारस संस्कृत कॉलेज, और दूसरा आपका इसी में हो जाएगा वो कौन सा है, तो वो कलकत्ता मदरसा।
के संदर्भ में, के संदर्भ में। ठीक है, तो इतना तो आपका हो गया नोट्स। अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है जो कि यहाँ पर है कि अंधकार के मंदिर की संज्ञा निम्नलिखित में से किसे दी गई। तो सेम वही चीज़ है, यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन बना के आपको बता दूं तो अंधकार, ये पूरा आपको लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। अंधकार के मंदिरों की संज्ञा किसे दी गई। तो बस यही है इसका आंसर। ठीक है, फिर आगे है व्यवसाय के लिए शिक्षा। व्यवसाय के लिए शिक्षा 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र या वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। व्यवहारिक लाभ कितने प्राप्त होंगे यदि भारतीयों के जो धर्मशास्त्र हैं, जो उनका व्याकरण है, इनको अगर छोड़ दिया जाए, तो अगर हम यहाँ पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाते हैं यानी पश्चिमी शिक्षा को अगर हम अपनाते हैं तो फिर इससे क्या लाभ होंगे। यानी मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि जो वुड डिस्पैच आया ये भी कहीं ना कहीं प्राच्यवादी के खिलाफ था। ठीक है, इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी। मेन जो इनका फोकस था वो इसी पे था कि आधुनिकीकरण हो, लोग आधुनिक बने, मॉडर्न बने, ताकि जो हमारी ब्रिटिश वस्तुएं हैं उनकी मांग ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप से बनी चीज़ों को अपनाना और ख़रीदना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसमें से आपका कुछ भी ऐसा नहीं है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ एक चीज़ है कि ये जो वुड का डिस्पैच है किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। एकमात्र यही चीज़ आपका यहाँ से क्वेश्चंस के फॉर्म में बनेगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन बना भी है। यहाँ पर दिया है कि चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, तो शिक्षा से था। ठीक है, बस यही एक यहाँ पर आपको नोट डाउन करने वाले पॉइंट्स हैं। अब यह देखते हैं ज्ञानियों की भाषा। अंग्रेजी पढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए मैकाले ने यह कहा था, सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देसी लोगों द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में न तो साहित्यिक जानकारियाँ होती हैं और न ही वैज्ञानिक। इसके अलावा ये बोलियां इतनी दरिद्र और रूखी हैं कि अगर किसी और स्रोत से उनको समृद्ध ना बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति का उनमें अनुवाद भी नहीं किया जा सकता। यानी कुछ भी नहीं, मिला जुला करके यह घोर आलोचक था। ठीक है, प्राच्यवादी शिक्षा का, जिसको ये पसंद नहीं करता था, ये सोचता था कि पश्चिमी शिक्षा को, आंग्ल जो शिक्षा है उसको यहाँ पर लाया जाए, अंग्रेजों की शिक्षा को, यूरोपीय शिक्षा पद्धति को यहाँ पर अपनाया जाए, और इसलिए इसकी ज़्यादा ये आलोचना करता था। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। बाकी यहाँ भी आपका कुछ भी नहीं है जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण था, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म में है ही। बस नोट्स में आप थोड़ा सा लिख लेंगे कि वुड का डिस्पैच, चार्ल्स वुड का संबंध, चार्ल्स वुड डिस्पैच कर लीजिए, डिस्पैच का संबंध, फिर बस यहाँ थे शिक्षा से। ठीक है, यही आपका एक पॉइंट जिसमें से पूरे पैराग्राफ में से बनेगा। अगर हम आगे देखें तो वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी।
दस्तावेज के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता था और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा, मतलब मिला जुला के कुछ भी नहीं है, वही आलोचना। ठीक है, तो ये असभ्य मानते थे, ये बोलते थे कि भारतीय असभ्य हैं और इन्हें सभ्य बनाने के लिए यूरोपीय शिक्षा को अपनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। बस इनका मिला जुला करके यही कहना था। 1854 के नीतिगत पत्र के बाद, यानी वही वुड का डिस्पैच शिक्षा नीति के बाद कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। तो कुछ नहीं है, ठीक है, वही चीज़ें मिला जुला करके जो ऊपर हमने क्वेश्चंस को देखा। ठीक है, तो इसे भी आप छोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, छोड़ सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पर है यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क। 1854 के वुड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वालों की निर्णायक विजय का संकेत था। यानी ये जो प्राच्यवादी शिक्षा थी, ये पद्धति हमारे यहाँ असफल हुई थी और इनकी जो यूरोपीय शिक्षा पद्धति थी वो यहाँ पर सफल हुई थी। इसमें कहा गया था, हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं, उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतर कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। कुछ नहीं, बस मिला जुला कर अपना ही वही राग गाते थे। हाँ, ये भी छोड़िए, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं नैतिक शिक्षा की मांग। देखते क्या पता कोई इसमें से कीवर्ड्स निकल ही जाए हमारे। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। ठीक है, प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव। अब ये अपना आ गए, बोल रहे, अब अपना लेकर के ये आ गए। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भू क्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः सेरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापा खाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाज, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है। तो यहाँ भी कुछ भी नहीं है, छोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं? और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? कुछ भी नहीं है। विलियम एडम की रिपोर्ट। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम्स ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आज आप जिन चीज़ों को स्कूलों में उम्मीद करते हैं, उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थीं। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी।
छपी हुई किताबें नहीं थी। पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी। बेंच और कुर्सियां नहीं होती थी। ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे। अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं होता था। सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में ही चलती थी, तो कई गांव के किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा, गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ना है यह बात विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था। सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। तो कुछ नहीं है, बस ये एक कहानी है, यहाँ से कुछ भी नहीं है एग्जाम के लिए। ठीक है। एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थीं, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। ठीक है। नए दिनचर्या, नए नियम। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। इसीलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियम और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। कुछ नहीं है, छोड़िए। ठीक है। इसके लिए क्या किया जा सकता था? कंपनी ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इसमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों को देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आएं, तय सीट पर बैठें और अनुशासन के नियमों का पालन करें। ठीक है। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थीं, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे। ठीक है, सही बात है। जब बिना बोर्ड के, बिना नियमित कक्षा के, बिना किसी रेगुलर एग्जाम के, बिना किसी एग्ज़ाम के अगर पढ़ाई होगी और वहीं दूसरी तरफ जहाँ पे बोर्ड के थ्रू पढ़ाई हो रही है, पुस्तक है, नियमित वहाँ पे क्लास लग रही है, टाइम है आने जाने का, तो जहाँ जाहिर सी बात है तो वो कंपटीशन कहाँ करेंगे ये परंपरागत जो होंगे। ठीक है, तो बस वही समझा रहा है, कहानी सी है। इस नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएं। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों का स्कूल में आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो इसे अनुशासनहीनता माना था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब यह देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें तथा शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा में हुए कुछ प्रयासों के बारे में आप अध्याय 9 में पढ़ेंगे, परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे।
महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में से एक थे। तो यहाँ पर बस आपको अपने नोट्स में लिखना है पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध, शिक्षा के विरुद्ध थे। कौन थे? तो एक थे महात्मा गांधी और दूसरे थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं, यानी इनकी जो संस्कृति थी, इनकी जो परंपराएं थी, वो सारी नष्ट हो रही थी। ठीक है, तो वही बातें गांधी जी कह रहे हैं। और अपनी संस्कृति के प्रति, अच्छा ये दे दिया बात यही, अब अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पाप पूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है। ठीक है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम में, अभिभूत पश्चिम में आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले इन संस्थाओं में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा, स्वाभिमान भाव पुनर्जीवित करें। इसके प्रति ये मतलब गांधी जी ऐसी शिक्षा चाहते थे जिनमें प्रतिष्ठा हो, स्वाभिमान हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हों। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। ठीक है, महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने हमें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। तो यहाँ पर देखिए, अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया, किसका कथन है? यह महात्मा गांधी का कथन है। और किसके संदर्भ में है? तो यूरोपीय शिक्षा के। ठीक है, उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। ठीक है, जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न थे, यानी गांधी जी का समर्थन करने लगे लोग। तो बस ये एक कहानी है, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पर लिख लीजिएगा, अपनी ही भूमि पर अजनबी। ये किसका कोटेशन है, किसका कथन है? तो ये है महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी का। बस इतना ही यहाँ से चीज़ें हमको लेनी है, बाकी छोड़ देनी है। अब यहाँ पर देखते हैं, साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। महात्मा गांधी ने लिखा था, शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही उसकी शुरुआत। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती। लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्त कौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा।
मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। प्रत्येक हस्त कौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से भी पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। तो कुछ भी नहीं है, यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं। अब यहाँ आते हैं टैगोर का शांति निकेतन। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की? रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। वहाँ उनका दम घुटता था। उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसे लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे, टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सके, जहां वे मुक्त और रचनाशील हों, जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सकें। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझाते हो और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद दे। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशील चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। ठीक है, तो यदि आप शिक्षा के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं या शिक्षा के स्तर को बता रहे हैं कि वर्तमान में शिक्षा की प्रणाली कैसी है, हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ से आप चीज़ों को निष्कर्ष में डाल सकते हैं। निष्कर्ष में आप डाल सकते हैं कि वर्तमान में स्कूल कैसा है, शिक्षा किस तरीके से दी जा रही है और क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर टैगोर के विचारों को आप बहुत अच्छे तरीके से लिख करके अपने निष्कर्ष को बहुत ही यूनिक बना सकते हैं। ठीक है, आगे है, टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहां प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोवेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की स्थापना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत, नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बात के बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है। एक राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। तो कुछ भी नहीं था इसमें, बस एक कहानी थी। ठीक है, बाकी आप थोड़ा सा बस यहाँ एक पॉइंट है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। टैगोर द्वारा कब किया गया? 1901 में। ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है। बस इतना ही यहाँ से आपको ध्यान रखना है, बाकी आप छोड़ सकते हैं। अब थोड़ा सा ये दिया है, देख लेते हैं क्या है। सभ्य करने के लिए शिक्षा। सभ्य करने के लिए शिक्षा 1870 में शिक्षा अभियान लागू होने तक
आमतौर पर पूरी आबादी के लिए व्यापक शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। बाल मजदूरी बड़े पैमाने पर थी, इसीलिए गरीब बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे। परिवार चलाने के लिए उनकी आय महत्वपूर्ण थी। स्कूल भी बहुत कम थे। ज़्यादातर स्कूल चर्च या रईसों द्वारा स्थापित किए गए थे। शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद सरकार ने नए नए स्कूल खोलने शुरू किए और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। टॉमस आर्नोल्ड्स उस दौर के सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक विचारकों में से एक थे। वह रग्बी नामक प्राइवेट स्कूल के मुख्य अध्यापक थे। माध्यमिक स्कूल की पाठ्यचर्या में 2000 साल पुरानी ग्रीक और रोमन शास्त्रीय कृतियों के विस्तृत अध्ययन की हिमायत करते हुए उन्होंने कहा था, मुझे हमेशा ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे अंग्रेजी स्कूलों में जो अध्ययन क्रम अपनाया जाता है उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वह हमारे दिमाग को लगातार अतीत के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। हर रोज हम भाषाओं, इतिहास और कुछ साल पहले या हजारों साल पहले के विचारों को पढ़ते रहते हैं। अर्नोल्ड्स का मानना था कि शास्त्रीय कृतियों के अध्ययन से दिमाग अनुशासित होता है। वास्तव में उस काल की ज़्यादातर शिक्षाविदों की मान्यता थी कि इस तरह का अनुशासन बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है। ठीक है। सभ्य वयस्क के रूप में विकसित होने के लिए उन्हें मालूम होना चाहिए कि समाज में सही और गलत क्या है, उचित और अनुचित क्या आचरण क्या है। शिक्षा, खास तौर से बच्चों के दिमाग को अनुशासित करने वाली शिक्षा का मकसद उन्हें इसी मार्ग पर आगे ले जाना था। ठीक है। तो कुछ भी नहीं मिला यहाँ से। मैं सोची कोई हो सकता है एक आध कीवर्ड्स हो, तो यहाँ भी कुछ भी नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। और आप देख सकते हैं एक पेज में भी इसका नोट नहीं आएगा। अगर इसका आप नोट्स बनाते हैं तो एक पेज में भी नहीं आएगा, उसमें भी कुछ खाली रह जाएगा। ठीक है, उसमें भी ये कुछ खाली रह जाएगा। तो जो जो यहाँ पर लिखा गया है, जो जो साइड में मैं लिख दी हूँ, बस उसी को आपको कॉपी पर नोट डाउन करना है, बाकी को आपको छोड़ते हुए चलना है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, बाकी अगली वीडियो में देखेंगे। तो आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।